हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ एग्जाम प्रेप पर आपका स्वागत है। और आज हम जो जीके सेगमेंट के अंदर जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री सेगमेंट पे बात करेंगे। और अगर आपने समर्थ एग्जाम प्रेप की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप जितना जल्दी हो सके प्ले स्टोर पे जाकर ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि आप जीके से रिलेटेड या अपने डोमेन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं और जो रिसोर्स मटेरियल है वो इजीली और कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकें। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो अपना लेक्चर है महाजनपद काल पे, जो कि जिसका टाइम था 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। ठीक है, महाजनपद काल के अंदर जो अपन ने पहले पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बाद अपन ने पढ़ा था वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में जो राजा थे उसको क्या कहा जाता था, उसको जन कहा जाता था। कबीलों को क्या कहा जाता था, जन। और जब ये जन थे ये धीरे धीरे बड़े होते गए, शक्तिशाली राजा के अंडर में आते गए और उन्होंने कई उनको आसपास के छोटे छोटे जनों को मिला लिया, तो वो जन क्या बन गए, वो जन बन गए बाद में महाजनपद। तो इस टाइम तक आते आते भारत के अंदर लगभग 16 महाजनपद थे। लगभग क्या 16 ही थे। कितने थे टोटल, 16 जनपद थे। 16 ग्रेट हाउसेज ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो ये महाजनपद थे, 16 थे ये। वत्स, कौशल, मलय, मल्ल, वज्जी, काशी, अंग, सूरसेन, चेदी, अस्मक, अवंती, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गांधार और कंबोज। ठीक है, ये 16 थे। अब इसमें आपको देखना क्या है, इस मैप में क्या चीज़ आपको विजुअलाइज हो रही है। सबसे नॉर्थ में अगर पूछे तो कौन सा था, कंबोज में। ये कहाँ पड़ता था, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, उसके बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट पे पड़ता था। और ये गांधार था, ये अफगानिस्तान और अब अपना जो पीओके वाला क्षेत्र है और कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके अंदर गांधार क्षेत्र पड़ता था। आपने महाभारत में नाम सुना होगा गांधारी, जो कि कौरवों की माँ थी, तो वो गांधार की ही थी। ठीक है, खुद कौरव कहाँ के थे, कुरु के थे। ये मत्स्य क्षेत्र और ये सारा क्षेत्र बाद में धीरे धीरे कौरवों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जो वो था वो कौन सा था, वो था मगध। ठीक है, मगध क्या था उस टाइम पे, पावर का, हिस्ट्री की जो पावर थी उसका सेंटर था। और मगध पे ही बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने भारत को किस में बदला, बड़े साम्राज्य में बदला। जिसमें अपन गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, हर्यक वंश पढ़ते हैं, वो सारे राजा यहीं पे हुए थे। सबसे दक्षिण में अगर बात की जाए तो कौन सा था, अस्मक था, जो कि वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर विस्तृत था। ठीक है, सबसे पूर्व में अगर बात की जाए तो सबसे पूर्व में अंग जो गणराज्य था वो सबसे पूर्व तक विस्तृत था। अंग और वज्जी लगभग समांतर दोनों विस्तृत थे। ठीक है, अंगराज कर्ण आपने सुना होगा, अंगराज कर्ण जो उसमें चलता है, तो ये अंग महाजनपद का क्षेत्र था। यही उसको क्या राज्य करने के लिए सौंपा गया था। ठीक है, तो ये 16 जनपद हैं जिनके बारे में आज अपनी क्लास है। ठीक है, तो चलो आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, कौन सा था जिसकी भाई इसकी स्थापना हो गई थी 6ठी सदी पहले। तो अपने टाइम पीरियड देखा था तो 6ठी सदी का जो टाइम है ये महाजनपद वाला टाइम है। तो इसमें कौन सा था जिसकी स्थापना हो गई थी और सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वो था मगध। ठीक है, मगध था, अपन ने अभी बात की थी। तो मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था इनमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। भारतीयों पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था उस टाइम पे 6ठी शताब्दी के आसपास, वो किसने किया था, वो ईरानियों ने किया था। ठीक है, उसके बाद किसने किया, उसके बाद यूनानियों ने किया, सिकंदर महान के नेतृत्व में। ठीक है, तो ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया। इसमें क्या क्या चीज आई, ख्रोष्ठी लिपि आई, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला आई, ईरानियों की छत्र प्रणाली थी वो आई, घंटा आकार के गुंबद जो बनाने की, इस तरीके से मकान के ऊपर जो गुंबद बनता है, बहुत से बौद्ध स्तूप, सांचिक स्तूप उनके आपने पिक्चर देखी होगी, इस तरीके से स्तूप बना होता था, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना होता था वो करने के लिए।
तो ये ऊपर जो गुंबद बनाते थे घंटे के आकार का, ये इन्हीं से आया। और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, जो फीमेल बॉडीगार्ड्स हैं उनकी नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ें किससे आई? भारत पर जो ईरानियों का आक्रमण हुआ। देखो जब आक्रमण होता है तो दो राज्य, एक दूसरा राज्य यहाँ पर आता है, तो वो राज्य जब वहाँ पे राज्य करता है तो वो अपने साथ वहाँ की दूसरी जगह से जहाँ से वो आया है वो अपनी कल्चर और संस्कृति भी लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें भारत के अंदर ईरानियों के आक्रमण से आई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी ठीक है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए एक नॉलेज बेस्ड एक तरीके से क्वेश्चन था जो आपको फैक्ट्स बताने थे ज़्यादातर। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपको क्या है इसमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा इफेक्ट सिकंदर का जो सिकंदर ने इंडिया के ऊपर जो इन्वेड किया था उसका प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बिल्कुल, कोई आक्रमण अगर होता है तो दोनों कल्चर क्या है आपस में फ्यूजन होता है, कल्चर आपस में क्या होती है संपर्क में आती है। तो नहीं पूछा है, इस पे अपने को ध्यान देना है। तो पहला तो कट गया। ठीक है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल, पश्चिम में इन्होंने कहाँ तक, रावी नदी के तट तक क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये भी कट गया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। बिल्कुल, उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, उसने बाद तक का काफी क्षेत्र के ऊपर राज्य किया था। उसने भारत को यूनान की रियासत बना लिया। तो भी देखो भारत के क्षेत्र को आता, तो इस तरीके की चीज आपको ध्यान देनी है एग्जाम में। भारत को, तो पूरे भारत को अपन को पता है कि सिकंदर रावी नदी के तट पे आया था और वहां तक उसने कुछ लड़ाई की थी और उसके बाद क्या था वो वापस लौट गया था। लौटते टाइम कहाँ पे, बेबीलोनिया में जाके उसकी मृत्यु हो गई थी। अंदर कौन था उस टाइम पे, नंद साम्राज्य था। तो नंद साम्राज्य को देखकर वो घबरा गया था और आगे बढ़ने की उसके सैनिकों की हिम्मत नहीं थी। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना सवाल निकल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। उसने रियासत बनाया था तो वो रियासत पूरे इंडिया को अपना एम्पायर बना लिया था उसने, तो वो नहीं बना पाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कैसी, जो आज अपने टाइम पे यहाँ पे चल रही है, डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्था है, गणतंत्र, जो राजा है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, वो वाली जो व्यवस्था थी वो कहाँ पर थी उस टाइम पे? तो नहीं थी। तो इस पे ध्यान देना। देखो पढ़ते टाइम मेरे से भी नहीं छूट गया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, बहुत गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। नहीं थी तो कपिलवस्तु के शाक्य कौन सा क्षेत्र है ये जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, ये नेपाल वाला क्षेत्र है सारा। तो ये सारे क्षेत्र किस में आते थे उस टाइम, गणराज्य थे ये। मगध क्या था अपने आप में, मगध एक राज्य था, राजतंत्र था यहाँ पर। और यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, उन लोगों का शासन उस टाइम पे था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य, नियमित रूप से सेना रखने वाला कहा जाता था? ठीक है, नियमित रूप से सेना कौन रखता था इनके अंदर? तो जो भाई बिंबिसार था वो क्या करता था, वो नियमित रूप से सेना रखता था। ठीक है, बिंबिसार को सैन्य कहा जाता था, नियमित रूप से सेना रखता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयावह सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महापद्म नंद को। ठीक है, जो नंद वंश का शासक था, शुरुआत नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। और ये बहुत बड़ी सेना रखता था जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, संख्या में हाथी और सैनिक होते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ 3 लोग भारत आए थे, नियार्कस, एनासिक्रिटेस, एरिस्टोबुलस, ये 3 लोग आए थे। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है इसको, इतिहास का जनक, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस इनके साथ नहीं आया था, नहीं ही पूछा है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे ये अपना सवाल ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े फैक्चुअल सवाल है लेकिन इस सेगमेंट में इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी? तो इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को हिंदी में बोलते हैं पितृहंता। ठीक है, पितृहंता यानी जिसने अपने पिता को मारा। तो ऐसा शासक कौन था? तो भाई अजातशत्रु था। किसका बेटा? बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया था और बाद में उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, और इनमें कौन सा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की? तो ये दोनों हो जाएंगे, उदयन ने अपने पिता को मारा और अजातशत्रु ने मारा। पर
क्वेश्चन क्या है, पिता की हत्या की जिसके कारण से उसके पुत्र ने उसको मार दिया, तो ये था अजातशत्रु। क्यों? उदयन को उसके पुत्र ने नहीं मारा था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गणतंत्र की जब बात आ रही है, अपन ने देखा मौर्य, नंद, गुप्त, ये सब क्या थे? साम्राज्य थे, साम्राज्य थे, डायनेस्टी थे, और इनमें क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। क्या चलती थी? मोनार्की, मोनार्की चलती थी इनके अंदर। लिच्छवी था, ये क्या था? ये एक गणतंत्र था। ठीक है, रिपब्लिक था कौन? लिच्छवी। अपन ने पहले भी देखा था इस क्वेश्चन को। अष्टकुलक, महामात्र, बलिसाधक और शुल्काध्यक्ष, ये 4 चीज दी हैं। इनको मिलवाया है कि ये लोग क्या थे, क्या चीज करते थे। ठीक है, तो ये क्या है? उस टाइम के महत्वपूर्ण क्या थे? अधिकारी थे, जिनको महत्वपूर्ण वो सौंपे गए थे विभाग। इनके ऊपर क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको इससे क्या होगा? अगर एक पूछ ले कोई, तो भी आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। मान लो अष्टकुलक देख कर ये 4 ऑप्शन में दे दे, तब भी आप क्वेश्चन को कर लोगे। मिलान करवाने के लिए दे दे, तो भी आप इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है, तो अष्टकुलक था, एक महामात्र था, बलिसाधक था और एक शुल्काध्यक्ष था। इसको अगर आपको नहीं भी आता तो थोड़ा सा अगर आप इसको देखोगे तो शुल्काध्यक्ष का मतलब क्या हो सकता है? क्यों नहीं रुक रहा भाई? शुल्काध्यक्ष का मतलब होता है जो शुल्क वसूले। तो शुल्काध्यक्ष की बात कहां पर आई है? तो यह है शिल्पियों व शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। शिल्पी और व्यापारी जो होते थे, उनसे चुंगी जो वसूलता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था शुल्काध्यक्ष। बलिसाधक क्या होता था? बलि क्या होती थी? बलि होती थी जो किसान है ना, वो एक निश्चित मात्रा में जो उपज का एक भाग है, उपज का भाग राजा को देते थे, उसे क्या कहा जाता था? बलि। तो बलिसाधक कौन हो गया? जो ये बलि को इकट्ठा करता था, किसानों के द्वारा जो दिया जाता था निश्चित भाग फसल का, उसे जो एकत्र करता था वो बलिसाधक है। तो वो कौन है? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। महामात्र नाम से ही लग रहा है, महा मतलब बड़ा, तो ये उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। अष्टकुलक कौन थे? ये होते थे परामर्शदात्री संस्था होती थी। जैसे बाद में आपने देखा होगा नवरत्न, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी अष्टदिग्गज, इस तरीके की बहुत सी संस्थाएं बाद तक भारत में रही है। जैसे अकबर के नवरत्न थे, ठीक है, इस तरीके। तो ये अष्टकुलक क्या थे? जो परामर्शदात्री संस्था थे, जो 8 दिग्गज लोग होते थे, मंत्री इस तरह के लोग होते थे, जो राजा को राजकार्य में सलाह देते थे। तो अपने इसका उत्तर हो जाएगा लगातार चारों ABCD इसमें ठीक हैं। ठीक है, अब ये जनपद दिए हैं और इनकी राजधानी दी है, कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। तो कुरु कौन सा है? कौरवों वाला क्षेत्र है। और कौरवों का राज्य क्षेत्र कहां पर था? इंद्रप्रस्थ में कौरवों का राज्य क्षेत्र था। अपने को यह बात अच्छे से पता है कि इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का क्षेत्र था, इसके आसपास कौरवों का अधिकार था। तो अपने को यह चीज देखनी है कि ए है, ए के अंदर 4 कहां पर है? तो ए में 4, बी में है और डी में है। तो अपन ने लगभग 50-50 गेम खेल लिया है। ठीक है, इसी से अपना 50-50 गेम हो गया है। अब अपने को बस क्या चीज देखनी है? अब अपने को टेस्ट के लेवल पे अपने आप को देखना है। ठीक है, तो वत्स है, कौशल है, कुरु है और पांचाल। तो पांचाल कौन था? द्रौपदी के नाम आपने सुना होगा, उसे पांचाली कहा जाता था। तो पांचाल नरेश की क्या थी? पुत्री थी। कौन? द्रौपदी। तो द्रौपदी तो कहाँ की थी? उसकी राजधानी क्या थी? अधिछत्र थी। और कौशल की राजधानी थी साकेत और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा बी। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिस्ट्री की जो आपने जो चीजें देखी हैं, ये हर बच्चे ने देखी है। जरूरी नहीं है कि उसने 8 सेगमेंट पढ़ा हो, लेकिन आपने क्या है, कहीं ना कहीं कल्चरली इन चीजों को कहानी के तौर पे सुना होगा। तो उससे आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आपको क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगा उन फैक्ट्स को याद करना, चीज़ों को जोड़ना आपस में। ठीक है, अगला सवाल है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी क्या थी, पहले तो ये देख लेते हैं। श्रेणी थी जो व्यापारी होते थे ना, व्यापारी क्या बनाते थे? अपना एक संगठन बनाते थे।
जैसे बढ़ई बढ़ई लोगों ने मिलके, सुनार सुनार लोगों ने मिलके अपना एक संगठन बना लिया। जैसे अपने ऑटो रिक्शा वाले बना लेते हैं, एक तरीके से यूनियन बना लेते हैं, और वो अपने अंदर के नियम कायदे खुद बनाते हैं कि भाई इतनी दूर का इतना रेट रखेंगे, इतनी दूर की ये चीज़ रखेंगे। तो ये व्यापारी लोग अपने एक व्यापारियों का संगठन बना लेते थे जो सेम चीज़ में व्यापार करते थे, और फिर क्या करते थे, ये अपने नियम खुद बनाते थे, और अपने जो साथी थे, सहयोगी थे, उनको क्या करते थे, सहायता भी देते थे। तो इनके जो अध्यक्ष थे उसको क्या कहा जाता था, इनके अध्यक्ष को श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेष्ठी शब्द आता है पुराने, उसमें अपन पढ़ते हैं। तो जैसे अपने आज के टाइम में सेठ चलता है ना, उस टाइम पे श्रेष्ठिन शब्द इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसमें सारे दिए, लेकिन ये श्रेष्ठिन आपको इसमें याद रखना है। गृहपति का अर्थ क्या है, तो गृहपति धनी जो किसान होते थे उसको गृहपति कहा जाता था। ठीक है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ये क्वेश्चन है, ये आईएएस के अंदर भी पूछा हुआ है। तो कौन से ग्रंथ के अंदर है, तो ये अंगतुर निकाय के अंदर जो 16 जनपद है उनका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, सबसे ऑथेंटिक तरीके से, पूरा राजधानी हर चीज के साथ 16 जनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। अब अपन ने देखा था कि जो ये 16 जनपद में थे, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। ये पावर का क्या था, सेंटर था उस टाइम पे। तो गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। ठीक है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कौशाम्बी देखी थी, कौशाम्बी अलग थी। तो ये इसकी गिरिव्रज सबसे पुरानी राजधानी थी, फिर राजगृह इसकी राजधानी हुई, और अंतिम राजधानी इसकी कौन सी थी जो सबसे लास्ट तक रही, वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है। कौशाम्बी इसकी राजधानी कभी भी नहीं रही। तो यही क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ईरान के खंबानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उस पर फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपी बनाया। ठीक है। अब देखो, अपन ने पढ़ा था ईरानियों का भारत पर प्रभाव, तो एक तो छत्रप वाली चीज लेकर आए थे, आ गई ये चीज। पहला आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने किया था। तो कौन सा शासक था जिसने ये की और इसको साम्राज्य बनाया, तो वो था डेरियस दारियबाहु फर्स्ट। डेरियस भी बोला जाता है, दारियबाहु फर्स्ट भी बोला जाता है। उसके बाद किसने आक्रमण किया था, उसके बाद किया था जरक्सिस ने, सारिये ने। आपने 300 मूवी देखी होगी, 300 मूवी में क्या बोलता है, वो जरक्सिस होता है, वो कहता है कि भाई इतनी बड़ी सेना है कि उस पीकर समुद्र को सुखा देती है। तो वो जरक्सिस था जो बाद में उसके बाद आया था और इसने यूरोप तक आक्रमण किए थे। हाइडेस्पिस या वितिस्ता, वितिस्ता किसका नाम था उस टाइम पे, झेलम नदी का नाम उस टाइम पे वितिस्ता था। ठीक है। सतुद्री किसका नाम था उस टाइम पे, सतुद्री, सतुद्री नाम था सतलज का, सतलज या सतलुज जो भी बोलते हैं, इसका नाम था सतुद्री। वितिस्ता नाम था झेलम का। और विपाशा या विपाशा किसका नाम था, चिनाव का, चिनाव का नाम था विपाशा। ठीक है। सिकंदर ने भारत पर, हाँ, तो ये क्वेश्चन था 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ। तो पहली बात तो ये कि 326 ईस्वी में एक लड़ाई हुई थी। तो ये पूछ रहे हाइडेस्पिस या वितिस्ता, ये बहुत पॉपुलर युद्ध है, तो ये किन किन के बीच में हुआ था तो, और कब हुआ था, तो एक उत्तर हो जाएगा 326 बीसी में। ठीक है। दूसरी बात किन किन के बीच हुआ था, तो इस सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस हार गया था, लेकिन सिकंदर ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसका साम्राज्य इसको वापस लौटा दिया था। और आम्भी नाम का एक शासक था, जैसे पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जयचंद था ना, उसी तरीके से ये उस टाइम पे आम्भी नाम का शासक था, जिसने सिकंदर को क्या की थी, सहायता की थी उस युद्ध के अंदर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो एक क्लियर हो गया। तो ये 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो ये वही सवाल आ गया, आसान सवाल आपके लिए। ठीक है। बिंबिसार, कालशोक, महानंद और बिंदुसार, 4 क्या हैं, राजाओं के नाम, ये इनके वंश हैं, तो इससे जोड़ना है। तो अपने आपको कौन सा आ रहा है इसके अंदर, भाई महापद्म नंद आ रहा है आपको, नंद वंश का था, सबसे पहला शासक था ये। तो ये आप चीज़ आपके लिए क्या है, ये आपके लिए आसान चीज़ है। ठीक है। तो सी में 4, तो सी में 4, तो 50-50 तो आप खेल चुकी। ठीक है। अब आम आदमी से आप काफ़ी आगे निकल चुके। अब अगली कहानी आती है
क्वेश्चन को टेस्ट के स्तर पे ले जाने की, मतलब एग्जाम में इसको सोल्व करने की। तो बिंबिसार मान लो आपको नाम नहीं भी पता हो। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार अशोक का पिता था। कौन? बिंदुसार, ठीक है। और देखो बिंबिसार कौन था? ये अजातशत्रु का पिता था। अजातशत्रु का जो वंश था वो क्या था? पहला वंश जिसकी शुरुआत की थी, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। तो एक में एक, ठीक है, एक में। और कालशोक था, ये था शिशुनाग वंश का। और महापद्म था, ये था नंद वंश का, ठीक है। बिंदुसार था ये मौर्य वंश का। तो 3 4 3 4 बी और सी। ए में एक, तो हर्यक वंश का हो गया बिंबिसार, हर्यक वंश का। अपना उत्तर हो गया ए। 1 2 3 4, अच्छा सॉरी, बी अपना उत्तर हो गया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि देखो ए बी सी, और इसमें क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। ये ए बी सी डी लिखा हुआ, आगे 1 2 3 4 में अपने को उत्तर ढूंढना है। तो 1 2 3 4 ये सीधे क्रम में इसके क्या है, उत्तर ना होके 3 4 क्या है, उल्टा सीधा है इसके अंदर। तो सी में और डी में ये देखो नंदवंश और मौर्य वंश में उल्टा हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो एक को पकड़ के आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अपना सवाल लगभग वहीं पे सोल्व हो गया था। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगतुर निकाय में, ठीक है। ये अपने पहले भी देख लिया सवाल। निम्नलिखित में किस मगध का कौन सा सिकंदर महान, ये किस संबंध से, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। निकाय जो है वो बौद्ध दर्शन के ग्रंथ हैं, उसके अंदर इसका उल्लेख है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जब सिकंदर ने भारत व्याकरण किया था तो उस टाइम पे महापद्म नंद तो क्या था, नंद वंश का संस्थापक था। और उस टाइम पे कौन था, घनानंद। घनानंद क्या था, बहुत ही लंपट किस्म का और बहुत ही आलसी और बहुत ही मतलब ऐसा शासक जो ना किसी से सलाह लेता था, निरंकुश तरीके का शासन था, जिसने क्या किया था, चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके निकाला था। और चाणक्य ने इसने बदला लेने की कसम खाई थी। और चाणक्य किसको लेकर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आया था, और इसने घनानंद को हरा दिया था। और भारत में किसकी स्थापना हो गई थी, नंद वंश के स्थान पे मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। तो अब आप इस सवाल को करोगे, इसका समकालीन कौन था, तो इसका समकालीन था घनानंद, ठीक है। और उसके जस्ट बाद बना था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम वो शासक नहीं बना था। इसने क्वेश्चन यही पूछा था कि मगध पे उस टाइम किसका शासन था, तो घनानंद का उस टाइम मगध पे शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये अपन देख रहे हैं सारे युद्ध, ये 623 में सिकंदर जो भी लोग आ रहे हैं, इस टाइम पे युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखना है, तो ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जो मगध साम्राज्य था इसका उदय हुआ था, बड़ा साम्राज्य बनके उभरा था, ठीक है। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। उस टाइम तक कोई इतनी ज्यादा प्रभावशाली शक्ति भारत के अंदर नहीं थी जो पूरे भारत को नियंत्रित करती हो, ठीक है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, हाँ। उस टाइम पे तत्कालीन रूप से उसकी सेना थी वो बहुत ही उच्च स्तर की थी। कम सैनिक होते हुए भी वो रण कौशल में क्या थे, माहिर थे। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल मिला, आंभी का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो ये सारे ऑप्शन क्या है इसके अंदर, सारे ऑप्शन इसके अंदर ठीक हो जाएंगे। अपना उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी आपके लिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। कैसे? इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो अपन ने पहली क्लास में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि सिक्के भारत के अंदर सबसे पहले कौन लेकर आया? सिक्के सबसे पहले लेकर आए इंडिया के अंदर हिंद यवन जो शासक थे। यवन मतलब जो यूनानी शासकों ने जो आक्रमण किया, सिकंदर ने जो आक्रमण किया, तब से भारत में
सिक्के मेनली आए तो ये कब से आए, 600 ईस्वी पूर्व से। और इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए जिन पे तिथि और राजा का नाम भी लिखा रहता था, तो इतिहास को जानने में इससे काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद कौन आ गया, इसके बाद सोने के सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए, सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गुप्तों ने। सबसे शुद्ध किसने जारी किए, कुषाणों ने। कुषाण कौन थे, राजा कनिष्क था ना जिसके अंदर, उसने, ठीक है, जिसने क्या चलाया, शक संवत चलाया, शकों को हराने के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया, ठीक है। गुप्तों में किसने, समुद्रगुप्त नाम याद है, समुद्रगुप्त, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो भाई जो बिंदुसार था ना, जो अजातशत्रु के पापा थे, वो क्या थे, बुद्ध से पहले के थे। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 1 और 3, क्योंकि बिंदुसार बुद्ध से पहले के थे। जो अजातशत्रु के पापा थे, जिनको अजातशत्रु ने मार दिया था, अजातशत्रु को उनके बेटे ने मार दिया था, तो बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु था और प्रसेनजीत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान मरे थे, तब ये कहाँ पर मरे थे, तो इनकी मृत्यु हुई थी मकदूनिया, नहीं, इनकी मृत्यु हुई थी, ये मकदूनिया में तो इनका जन्म हुआ था, सॉरी, मकदूनिया में तो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तक्षशिला क्या था उस टाइम पे, उसके बाद तक्षशिला क्या बना था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना था तक्षशिला, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में क्या है, झूलते हुए बगीचे, ठीक है, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है, ठीक है। अब इनको मिलाना है, वैसा ही सवाल आ गया, बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार, ये तो राजा हैं और ये वंश दिए हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, ठीक है। महापद्मनंद किसका हो जाएगा, नंद वंश का, बिंदुसार मौर्य वंश का, बिंबिसार हर्यक वंश का, शिशुनाग, ठीक है। तो ये सवाल आपका सीधा सीधा सवाल हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। महापद्मनंद, सी 4 चेंज कर दो, सी में 4 कर दो, सी में 4 और डी में 3 1 2, 20 का उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, 20 का उत्तर हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह। अपन ने पहले भी देखा था, गिरिव्रज राजगृह बनी, फिर वैशाली बनी, फिर क्या बनी, पाटलिपुत्र बनी। इसी क्रम में इसकी राजधानियों का विकास होता गया था। लास्ट में अंतिम राजधानी और जो सबसे प्रभावशाली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है। तो ये आज की अपनी क्लास थी, जिसमें अपन ने क्या देखा, महाजनपद काल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अपन ने देखे। और अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो और सेगमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, आप समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उसको जितना जल्दी हो सके आप डाउनलोड कर लें, ताकि आपके जो वीडियोज हैं और जो रिसोर्स मटेरियल है वो आपको क्या है, कंटिन्यूएशन में वहाँ पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।